Assalamualaikum students, welcome to Empower Academy and you are watching easy tutorial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इस बबरकत महीने के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और इस बबरकत महीने को हमारे लिए बख्शिश का एक ज़रिया बना दे, आमीन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कल हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा ताकि हम जितनी ज़्यादा डिस्कशन कर सकें एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर वो की जा सके, ठीक है। तो यहाँ से आपका सबसे पहला न्यूमेरिकल है 1.1। उसमें कह रहा है कि अ लाइट ईयर। अच्छा, लाइट ईयर के बारे में आपको बताता जाऊं आपको एक बात कि अब ये लाइट ईयर है ना, तो कुछ बच्चे इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ईयर जिस तरह के टाइम के लिए यूज होता है, तो ये क्या होगा, एक टाइम है आपके पास और इसकी वो जो डायमेंशन है उसको भी वो टी लिख देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। लाइट ईयर टाइम नहीं है बल्कि ये क्या है, डिस्टेंस है। ये बात आपने याद रखनी है। इसकी जो डायमेंशन है वो डिस्टेंस वाली ही होगी, ठीक है, लेंथ वाली होगी, मतलब एल। ये बात आपने याद रखनी है। तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। मतलब ये आपकी लाइट का वो डिस्टेंस है जो कि वो 1 साल के अंदर ट्रेवल करती है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स हैं, आपने क्या कैलकुलेट करने हैं, मीटर्स इन 1 लाइट ईयर, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट करने हैं और आपको बता रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है वो है 1 ईयर। 1 ईयर में हमें पता है कि 365 डेज होते हैं। 365 डेज में अगर हम सेकंड्स को कैलकुलेट करना चाहें तो हमें पता है कि एक दिन के लिहाज से 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में 60 मिनट्स और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। टाइम है हमारे पास इक्वल टू, जब यहाँ हम इन सारी क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 5 3 6 0 सेकंड का, ठीक है। तो इतना टाइम में दिया गया है और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। हमने कैलकुलेट क्या करनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन मीटर्स ऑफ इन 1 लाइट ईयर, ठीक है। मीटर्स में हम जानते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होगा इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पीड v है, टाइम हमारे पास t है। यहाँ पे जो v है उसको स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो s इक्वल टू ct आ जाएगा। c है हमारे पास 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम है हमारे पास 3.15। हम इसको क्या इसी तरह लिख देते हैं 3153600। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास जो डिस्टेंस निकलेगा वो होगा 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर। तो ये वो डिस्टेंस है जो कि लाइट क्या करती है, 1 साल के अंदर ट्रेवल करती है, और यही डिस्टेंस हमें फाइंड करने को कहा गया था। आई होप सो आपको ये जो पहला न्यूमेरिकल है ये अच्छी तरह समझ आ गया है। इसमें अगर फिर भी कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो हमसे क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी वो जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.2। इस न्यूमेरिकल के 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स में आपको बता देता हूँ कौन कौन से। सबसे पहला पार्ट है कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर।
हम हर पार्ट को अलग-अलग डिस्कस करेंगे। 1.2 का पार्ट ए है कि हाउ मैनी seconds are there in 1 year। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एक साल के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो आपको याद होगा जो न्यूमेरिकल नंबर 1.1 था उसके अंदर भी हमने ये कैलकुलेट किए थे। तो उसके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा कि हमारे पास टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर है। 1 ईयर हमारे पास पता है 365 डेज होते हैं। 365 डेज में हर दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स के अंदर 60 मिनट्स और हर 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम इन क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता आ जाएगा हमारे पास 31536 सेकंड्स। और इसको जब हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में हम बता कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है उसको जब हम मूव करवाएंगे यहाँ पे तो 3.1536 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास 1 ईयर जो है वो इतने सेकेंड्स के इक्वल होता है। अब जो पार्ट 2 है उसमें आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर, एक साल के अंदर कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं। तो इसका बी पार्ट है हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स। पहले आपने कैलकुलेट किए हैं सेकेंड्स, अब आपने कैलकुलेट करनी है नैनो सेकेंड्स। इसमें इन 1 ईयर। ठीक है, फॉर्मूला आप अगेन वही यूज करेंगे, बल्कि ये यहां तक सेम ही आ जाएगा आपके पास कि 1 ईयर जो है वो इक्वल होता है 365 डेज। इसको आप करेंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा 3.1536 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड्स। लेकिन आपने कैलकुलेट करने हैं नैनो सेकेंड्स। हमें पता है नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 10 की पावर 9 के साथ इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.1536 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर जो 7 है ये आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, हो जाएगा 3.1536 इंटू 10 की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 10 की पावर 9 सेकेंड्स। इसको हम लिख सकते हैं 3.1536 इंटू 10 की पावर 16, ये 10 की पावर 9 ऊपर आके 10 की पावर -9 हो जाएगा सेकेंड्स। तो हो जाएगा ये इक्वल टू 3.1536 इंटू 10 की पावर 16 10 की पावर -9। तो अभी मैंने बताया कि आप नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये नैनो सेकेंड्स। ठीक है, यही आपका आंसर था 3.1536 इंटू 10 की पावर 16 नैनो सेकेंड्स। और ये किसमें होते हैं 1 ईयर। ठीक है, इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है कि हाउ मेनी इयर्स इन 1 सेकेंड, एक सेकंड के अंदर कितने इयर्स होते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं हम पार्ट सी। पार्ट सी हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी इयर्स आर देयर इन 1 सेकेंड। मतलब इस बार आपको 1 सेकेंड दिया गया है और आपने कैलकुलेट करना है कि 1 सेकेंड के अंदर कितने इयर्स होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अगेन आपको पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 365 डेज। ठीक है, आप क्या करेंगे कि 1 ईयर है तो आप इसको 1 ईयर ही रखें अभी फिलहाल, इसको कैलकुलेट करने सेकंड्स में कन्वर्ट करने सबसे पहले
365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और इक्वल आ जाएगा 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड्स और 1 ईयर। अभी अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 1 सेकंड के अंदर कितने ईयर होंगे, तो हमें ये जो सेकंड्स है इनसे इस 1 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस साइड पे क्या रह जाएगा 1 सेकंड, और हम जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि 1 सेकंड के अंदर कितने ईयर्स होते हैं। तो 1 सेकंड इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 ईयर्स। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 ईयर्स, और वो किसमें होते हैं 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 था। आई होप सो आपको ये जो न्यूमेरिकल है ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह हम आपकी वो जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बारी है न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 की। छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं तो इस वजह से हम दोनों को इसी वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में कह रहा है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर। द लेंथ है आपके पास 15.3 सेंटीमीटर एंड विड्थ है आपके पास 12.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। आपने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। अभी देखिए जरा ध्यान से, आपके पास जो प्लेट है वो किस शेप की थी, रेक्टेंगुलर प्लेट थी। तो हमें पता है कि जब आपके पास रेक्टेंगल दी गई हो तो उसका एरिया जो है वो इक्वल होता है आपके पास लेंथ इनटू विड्थ। अगर ये लेंथ हो ये विड्थ हो, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपकी जो रेक्टेंगुलर शेप है उसका क्या निकल आता है, एरिया निकल आता है। तो इस प्लेट का जो एरिया उसके लिए भी हमारे पास लेंथ भी गिवन है और हमारे पास विड्थ भी गिवन है। तो हमने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है हमारे पास 15.3 सेंटीमीटर और विड्थ है हमारे पास 12.8 सेंटीमीटर। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां से जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक और बात कि यहाँ पे जो ये स्क्वायर है ये जस्ट इस मीटर के ऊपर नहीं है बल्कि ये इस पूरी टर्म के ऊपर है। ये जो साथ प्रीफिक्स है 10 की पावर -2 मतलब 70, उसकी भी पावर क्या है 2 है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। जब हम कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिव यूनिट्स पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको ये जो चीज है वो बड़ी डिटेल में समझाई थी। तो इस वजह से आपने ये जो स्क्वायर है जस्ट इस मीटर के ऊपर नहीं है बल्कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे भी 70, तो ये 70 से भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी पावर भी 2 आती है, लेकिन हम उसको कलेक्टिवली पूरे की पावर इस तरह लिख देते हैं जो कि ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि ये जो पावर है जस्ट मीटर की है, बल्कि ये साथ जो प्रीफिक्स दी होती है उसकी भी पावर होती है। इस बात का आपने क्या करना है। अब जो न्यूमेरिकल नंबर 1.4 ये 1.3 था, 1.4 है। इसमें हमें कहा गया कि एट द फॉलोइंग मासेस गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। 4 मासेस दिए गए हैं हमें 2.189, दूसरा है 0.089, तीसरा है 11.8 और चौथा मास है 5.32। ये हमें 4 मासेस दिए गए हैं। किलोग्राम के अंदर हमने इनको ऐड करना है जस्ट और का अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक। ठीक है, आई होप सो आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छी तरह क्लियर था। 9 + 9 8 है, 1 यहाँ पे हम लेंगे तो 8 + 8 16 + 2 18 और +19 1 अगेन आ जाएगा, 8 + 2 10 13 3 आ जाएगा, 1 इधर अगेन 3 + 4 4 और 5
9 और ये 1। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास जो आंसर आया है वो कहाँ तक है, उसके अंदर डेसिमल प्लेसेस 3 डिजिट्स तक है। लेकिन हमने बात की थी जब आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड करेंगे तो उतनी ही डेसिमल प्लेसेस रखेंगे जितनी आपकी मेजरमेंट्स में सबसे कम डेसिमल प्लेस वाली एक मेजरमेंट होगी। यहाँ पे देखिए इसमें 3 मेजरमेंट्स हैं, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है। इसका मतलब है हम सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक ही इस आंसर को लिखेंगे। ठीक है, साथ में इसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 1.19 अभी देखिए हमने इस 98 को क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करने के लिए जो सबसे पहला डिजिट है वो 9 है, 5 से बड़ा है, उससे पिछला डिजिट जो है वो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हम उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो वो हो जाएगा 19.4 किलोग्राम। ये क्या है, इसकी अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक का आंसर है। आई होप सो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछिएगा जरूर। इंशाल्लाह हम आपकी वो जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बारी है न्यूमेरिकल नंबर 5 की, न्यूमेरिकल नंबर 1.5। थोड़ा सा समझने वाला न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी। आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ ही साथ उसमें मौजूद विद अनसर्टेनिटी, उसके अंदर मौजूद अनसर्टेनिटी भी आपने कैलकुलेट करनी है यूजिंग टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी का अंडर रूट फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। कुछ मेजरमेंट्स आपको दे रहा है जो कि एक्सपेरिमेंट के जरिए से की गई है। सबसे पहली मेजरमेंट है कि लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, वो है आपके पास लेंथ है 100 सेंटीमीटर और टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस कितना है, आपको दिया गया है 40.2 सेकेंड्स, 40.2 सेकेंड्स। और अब जाहिर सी बात हमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए ये जो 2 मेजरमेंट्स की गई हैं जिन डिवाइसेस के साथ की गई हैं उनमें मौजूद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर उनका लीस्ट काउंट हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ वाज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल। लेंथ जो है वो मीटर स्केल से मेजर की गई थी ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर, जिसकी एक्यूरेसी कितनी है 1 मिलीमीटर, मतलब लीस्ट काउंट कितना है उस मीटर स्केल का 1 मिलीमीटर, जिसको आप 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। और जो दूसरी मेजरमेंट है वो है एंड टाइम बाय स्टॉप वॉच। टाइम को स्टॉप वॉच के जरिए से मेजर किया गया है ऑफ द एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकंड। स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो है लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकंड। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखिए हमारे पास 20 वाइब्रेशंस का टाइम दिया गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर टाइम पीरियड। हमें टोटल टाइम नहीं बल्कि हमें टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है टाइम पीरियड जो है वो इक्वल होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। टोटल टाइम है हमारे पास 40.2 सेकेंड्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है हमारे पास 20, तो ये इक्वल आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड 2.01 सेकेंड्स। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, लीस्ट काउंट में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। देखिए अब आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी की, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड भी है, उसके अलावा लेंथ की वैल्यू भी मौजूद है।
तो यहाँ से हमें पता है कि जो फॉर्मूला है वो है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G का अंडर रूट। इस अंडर रूट को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, 4 पाई स्क्वायर L ओवर G। इस G को जब हम इधर ले आएंगे तो G इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L ओवर T स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज है वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। 4 ही होता है, 3.14 पाई की वैल्यू है, लेंथ है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो इस 100 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगी 1 मीटर के, क्योंकि ये 10 की पावर जब 2 होगा, ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -2 आपस में कट जाएंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास 1 ही है, डिवाइडेड बाय टाइम है हमारे पास 2.01 स्क्वायर। यहाँ से जब आपके पास G की वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी 9.76। आपके पास इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ से हमने वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन हमने इसकी अनसर्टेनिटी भी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, इसके अंदर L और T क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी तो उसके अंदर क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। ये रूल था कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करेंगे और उनको कैलकुलेट करने के बाद क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो T स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे T के लिए क्या होगा, इसके ऊपर पावर फैक्टर वाला रूल भी अप्लाई होगा। इन बातों का आपने ख्याल रखना है, तभी आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो एक्यूरेट कैलकुलेट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो आपके पास मीटर स्केल है उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर है 0.1 सेंटीमीटर का। इसका जब अगर हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मीटर स्केल, वो क्या होगी, तो इसके जो हमारे पास लीस्ट काउंट है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट 0.1 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई भी कर देंगे 100 के साथ, और हमारे पास ये आ जाएगा 0.1%। अभी हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है टाइम पीरियड में, लेकिन टाइम पीरियड में हमें सबसे पहले लीस्ट काउंट का, उसके अंदर मौजूद अनसर्टेनिटी का पता होना चाहिए। तो अनसर्टेनिटी का हमें पता है कि फॉर्मूला होता है, किसी भी अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट हमें पता है इक्वल होती है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो उसकी स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है उसको डिवाइड कर देंगे 0.1, इसका लीस्ट काउंट है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है हमारे पास 20 और ये इक्वल आ जाएगा 0.005। फिर ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई इनकी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0.005 डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम पीरियड कितना है 2.01 सेकेंड, 2.01 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100। तो यहाँ से हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी टाइम पीरियड के अंदर वो आ जाएगी 0.25%। ठीक है, तो जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने कैलकुलेट करनी है इसके अंदर G के अंदर, वो हमें पता है कि क्या है कि ये दोनों मेजरमेंट्स डिवाइड हो रही है, इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन लेंथ वाली जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाएगी 0.1 प्लस ये जो है ये पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई भी होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25%, तो आपके पास आ जाएगी 0.1% प्लस 0.5%, तो 0.6% आपके पास क्या आ गई अनसर्टेनिटी किसके अंदर, इस G के अंदर। ठीक है, तो
तो ये आपके पास अनसर्टेनिटी भी आ गई है और आपने क्या कैलकुलेट कर लिया है, जी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 0.6% ऑफ 9.76, तो वो किस तरह आएगा? मैंने आपको बताया था आप क्या करते हैं, 0. जितना परसेंट कैलकुलेट करना हो उसको 100 पे डिवाइड करें और जिस क्वांटिटी का करना हो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 9.76 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.06। ठीक है, तो इसका मतलब है जो g है वो इक्वल आ जाएगा 9.76 प्लस माइनस 0.06। ठीक है, और साथ में इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आप विद अनसर्टेनिटी लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, परसेंटेज के साथ 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद कितनी परसेंटेज की हमारे पास 0.6%, 0.6% अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 था। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर इस न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन रह गई हो, कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट करके लाजमी पूछेगा। इंशाल्लाह हम आपको जो कंफ्यूजन है, वो जो डाउट है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी बारी है न्यूमेरिकल नंबर 1.6 और 1.7 की। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 1.6 को डिस्कस करेंगे। इजी सा न्यूमेरिकल है, आपने कॉन्सेप्ट भी समझा हुआ है, डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है आपने एक फार्मूला से किसी एक क्वांटिटी की, एक कांस्टेंट की डायमेंशंस कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया हुआ था जब हमने एग्जांपल नंबर 1.6 की थी विस्कोसिटी वाली, शायद आपको याद हो। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आपको पता होगा। इसकी आपने डायमेंशंस और यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं और इन द फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल लॉ है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि दो मासेस हों अगर तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल होती है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और उनके दरमियान जो फासला है उसके स्क्वायर के इनवर्स होती है। ये आपको बातें याद होंगी। तो इस फॉर्मूला से आपने जी की डायमेंशंस और यूनिट्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यूनिट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये r स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, f r स्क्वायर ये m1 m2 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे और ये आ जाएगा g इज इक्वल टू f r स्क्वायर m1 m2। अभी हमें बताया कि जो f है इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, r आपके पास डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, m1 भी मास है m2 भी मास है तो किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ गया, यूनिट। ठीक है, अभी हम डायमेंशंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि जो f है वो इक्वल होता है ma के और इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। m हमें पता है इसकी डायमेंशन कैपिटल M है, मास की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो l t माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिहाज से उसकी डायमेंशन लिख ली। अभी यहाँ पे g ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, m1 मास है तो m ओवर r स्क्वायर, r मीटर है तो लेंथ है तो r स्क्वायर आ जाएगा l स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमें बताया कि ये जो l स्क्वायर है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनको इकट्ठा कर लेंगे यहाँ पे m l t माइनस 2 इज इक्वल टू g m स्क्वायर l माइनस 2 इधर डिवाइड करें तो हो जाएगा m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर l माइनस 2 इज इक्वल टू g। अभी ये m स्क्वायर है, ऊपर m प्लस 1 है तो ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, प्लस 1 -2 -1 रह जाएगा।
m माइनस 1, इसी तरह ये l स्क्वायर ऊपर जाकर प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 3, ठीक है, और t माइनस 2 इज इक्वल टू g। ये आपके पास क्या आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस, ठीक है। और ये अपने जो यूनिट था वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आई होप सो आपको ये जो न्यूमेरिकल है ये अच्छी तरह समझ आ गया है। अब बारी है न्यूमेरिकल नंबर 1.7 की, तो न्यूमेरिकल नंबर 1.7 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपने जस्ट डायमेंशंस ही वेरीफाई करनी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाते हुए ये टॉपिक करवा दिया था वैसे, कि ये आपके पास अगर फॉर्मूला हो Pf इज इक्वल टू Pi प्लस At, तो साबित करें कि ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 1.7 न्यूमेरिकल है आपका, Pf हमें पता है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L t माइनस 1, Vi की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L t माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने लिखी थी L t माइनस 2 अभी लिखी थी, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगी t के साथ, तो t की डायमेंशन कैपिटल T है, और ये हो जाएगा L t माइनस 1 प्लस L t माइनस 1, और इस साइड पे L t माइनस 1। तो मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी डायमेंशंस की बात करनी है तो डायमेंशंस के लिए आपने हर टर्म की जो डायमेंशन है वो दूसरी साइड की डायमेंशन के इक्वल प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस टर्म की डायमेंशन भी L t माइनस 1 आई है, और इस टर्म की डायमेंशन भी L t माइनस 1 आई है, और जो कि इक्वल है किसके, Vf के। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम मौजूद नहीं है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि ये जो फॉर्मूला है आया कि ठीक है या नहीं, तो आपने यही बताना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि इसकी हर टर्म की डायमेंशन दूसरी साइड की जो डायमेंशन है उसके क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। वहां पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाया था। अगर फिर भी इसमें कोई मसला रह गया हो तो नीचे कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी बारी है हमारे न्यूमेरिकल नंबर 1.8 की, क्योंकि हमने पहले 7 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हुए। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे तो वो पुरानी वीडियोस में चेक कर सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम्ड टू डिपेंड ऑन, मतलब ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर है, डिपेंड करता है, जो कि हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करने का एक मेथड सीखा था, सेम आपने वही काम यहाँ पे भी करना है। तो कह रहा है कि जो स्पीड v ऑफ साउंड है वो डिपेंड कर सकती है डेंसिटी और रो ऑफ द मीडियम, के जिस मीडियम से वो स्पीड फ्लो कर रही है उसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रो के साथ, एंड इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई से। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये इसकी डिफाइन बता रहा है, विच इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अच्छा मेरी एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की मतलब डेफिनेशन दी गई है न्यूमेरिकल नंबर 1.8 में, और न्यूमेरिकल नंबर 1.1 में लाइट ईयर की डेफिनेशन दी हुई है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपने याद करनी है, ये पेपर में आ जाती होती है कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा है विच इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, मतलब जो ई है वो है रेशियो स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताता जाऊं ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। देखिए जब भी आप किसी भी कैसा मटेरियल जिसके अंदर इलास्टिसिटी हो, जिसको आप जिसकी फोर्स अप्लाई करने से उसकी जो लेंथ है उसमें कोई चेंज ला सके, तो आपने पढ़ा है कि उसके अंदर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स को आप किसी ना किसी एरिया पे अप्लाई करेंगे, मतलब फोर्स किसी ना किसी एक एरिया के ऊपर ही अप्लाई होगी, तो उसको कहा जाता है स्ट्रेस,
अब जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब उस वो जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसकी लेंथ के अंदर कोई ना कोई चेंज भी आएगा, तो उसकी लेंथ के अंदर जो चेंज आएगा उसकी अगर आप रेशो ले लें ओरिजिनल लेंथ के साथ तो इसको कहा जाता है स्ट्रेन। तो यही आपके पास इन दोनों क्वांटिटीज की अगर आप रेशो लें तो आपके पास बन जाती है इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों की डायमेंशन तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसकी डायमेंशन सेम फोर्स पर यूनिट एरिया है, और फोर्स पर यूनिट एरिया मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होता है, प्रेशर के। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो डायमेंशंस हैं वो किसके इक्वल हैं, प्रेशर के। ये बात आपने याद रखनी है, अभी हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें काम आएंगे। देन क्या कह रहा है कि deduced by the method of dimensions the formula for the speed of sound। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने इस न्यूमेरिकल में करना क्या है। तो v आप लिख लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है रो के और उसके साथ साथ e के, और इनकी कोई पावर लेंगे a और b। कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे, तो आप यहाँ पे कांस्टेंट लिख लें। और एक और बात, हमें इस कांस्टेंट के बारे में कोई इल्म नहीं होता कि ये क्या है। देन रो की पावर a, e की पावर b, ठीक है। अभी देखिए जो रो है वो आपके पास डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम के। वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो L क्यूब है, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स की डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो यही कहता है कि अगर एक इक्वेशन ट्रू है तो उसके लिए लाजमी है कि दोनों साइड्स की जो डायमेंशंस हैं वो सेम हो। तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी L t - 1, और उसी के साथ साथ कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमें ये एनालिसिस कांस्टेंट की डायमेंशन के बारे में या कांस्टेंट क्या है वो हमें डायमेंशन के बारे में तो क्या बताता है, लेकिन कांस्टेंट क्या है उसकी वैल्यू क्या है वो हमें नहीं बताता। डेंसिटी है जहाँ पे हमारे पास मास ओवर वॉल्यूम, तो मास की m आ जाएगी, ओवर वॉल्यूम है तो L - 3। ये हम जब एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे 1.8 तो उसमें भी मैंने आपको ये समझाया था। और इसकी डायमेंशन जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, ma, और ये आपके पास L स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो m आपके पास है मास m ही आ जाएगा, a L t - 2। मैं बोर्ड मार्कर चेंज कर दूं, m तो लिखा नहीं सर, m L t - 2, और जो आपके पास एरिया है उसकी L स्क्वायर ऊपर जाके L - 2, और इसकी पावर है यहाँ पर हमारे पास a लो जी, और इसकी पावर है b। L t - 1 इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट m की पावर हो जाएगी a, L की पावर हो जाएगी -3a। इसी तरह वो जो है हमारे पास वो हो जाएगा m, L की पावर +1 -2 -1 हो जाएगा, तो -m की पावर b, L की पावर -b, और t की पावर -2b, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास L t - 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास m की पावर a है और ये m की पावर b है, तो m की पावर a प्लस b, L की पावर -3 है और ये 3a है और ये L की पावर -b है, तो इक्वल हो जाएगा L की पावर -3a -b और t की पावर -2b, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके डायमेंशंस को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो बताता है कि अगर दोनों साइडें इक्वल हैं तो उनकी डायमेंशंस भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो
कंपेयर कर लेते हैं। एल की पावर यहाँ पे क्या है, डायमेंशन 1 है, और इस साइड पे एल की डायमेंशन है, पावर है -3a -b। इस साइड पे टी की पावर -1 है, और उस साइड पे टी की पावर -2b है। और यहाँ पे मास नहीं है लेकिन मास उधर है, तो मास की डायमेंशन इस साइड पे 0 पावर आ जाएगी, और उस साइड पे मास की जो पावर है वो हो जाएगी a प्लस b। अभी हमें पता है कि जब बेसिस सेम है और ये आपस में इक्वल है, जबकि जो पावर्स है वो भी इक्वल होंगी, तो आ जाएगी -3a -b इज इक्वल टू 1, -2b इज इक्वल टू -1। इसको मैं बाहर लिख देता हूं, और इसी तरह a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम b की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहां पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी, a इज इक्वल टू -b है, तो a इक्वल आ जाएगा -1/2। हमें ये दो वैल्यूज चाहिए थी a और b की। यहाँ पे हमें अगर पुट करके देखें तो सेम वही वैल्यू निकलेगी, तो खैर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वहां से हमें a और b की वैल्यूज मिल गई। a की वैल्यू आई है -1/2 और b की वैल्यू आई है 1/2। तो ये जो वैल्यूज है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर आपका 1.8 है, ये बात आपने याद रखनी है। v इज इक्वल टू कांस्टेंट, रो की पावर a है तो a की पावर क्या आ गई -1/2, और e की पावर b है तो b हमारे पास 1/2। v आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट e की पावर 1/2, रो की पावर 1/2, तो b आ जाएगा कांस्टेंट e ओवर रो का √। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह ये आप वहाँ पे स्टडी भी करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। और ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.8 था। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपके वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। अभी बारी है हमारे न्यूमेरिकल नंबर 1.9 की। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। अक्सर आपने इक्वेशन देखी होगी, वही डायमेंशंस वाला ही है। कह रहा है कि शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन, फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन कौन सी है वैसे, याद है ये वाली इक्वेशन, mc²। ठीक है, तो इसी डायमेंशन इक्वेशन को आपने प्रूव करना है कि इस डायमेंशनली कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट दोनों साइड के जो डायमेंशंस हैं वो बराबर हैं। आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को प्रूव करना है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो E है ये क्या है, एनर्जी है, M आपके पास मैस है, किसी भी हो सकता है चीज का, और C आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। आप इसको क्या कह सकते हैं, इसकी डायमेंशन सेम वही होगी जो कि वेलोसिटी की है। अभी देखिए यहाँ पर चलिए न्यूमेरिकल नंबर 1.9 था। ठीक है, E आपके पास अब पता है आपको, ये इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। इसी तरह mc², ये मीटर है, ये बात आपने याद रखनी है, मैस नहीं है। ठीक है, अब जो न्यूटन है इसकी डायमेंशन होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसका जो यूनिट है वो ये मीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। m आपके पास मैस है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम, और c आपके पास इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने क्या लिख दिए, इनके यूनिट्स लिख दिए। अब किलोग्राम किसके यूनिट है, मास का, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी m। ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये लेंथ स्क्वायर हो गया, और इसी तरह t-2 ml² t-2। इसी तरह ये किलोग्राम मैस का यूनिट है, और इसी तरह m आपके पास
किसके मीटर लेंथ आ गई, इसी तरह t माइनस 1 और इस पूरी क्वांटिटी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2 और ये हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2। तो आप देख लीजिए दोनों साइडों की जो डायमेंशंस हैं वो क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। तो यही हमने प्रूफ करना था, इसको क्या करना था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये शो कराना था कि दोनों तरफ प्रूफ होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, वैलिड है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप सो इस इक्वेशन की आपको समझ आ गई होगी, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी कोई मसला रह गया हो तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी वो जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब बारी है न्यूमेरिकल नंबर 1.10 की। सेम वही न्यूमेरिकल है, डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर है। आपने वो जो एक तरीकेकार यूज किया था ड्राइविंग का फॉर्मूला वाला, वही तरीकेकार यूज करना है। और इसमें जो आप 2 या 3 क्वांटिटीज जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है, वो फैक्टर्स जिनके ऊपर कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही होती है, उन फैक्टर्स की जो पावर्स होती है वो यहाँ पे आपने जस्ट पावर्स कैलकुलेट करनी है। आप आगे फार्मूला भी लिख सकते हैं उन पावर्स को यूज करते हुए। तो कह रहा है कि दस suppose we are told that the acceleration of a particle moving in a circle of radius r with uniform velocity v is proportional to some power of r, say r की पावर n, r की पावर n है, and some power of v, say v की पावर m। ठीक है, determines the powers of r and v। इस r और v की जो पावर्स है उनको आपने डिटरमिन करना है, फाइंड करना है। तो आपके पास क्या दिया हुआ था, एक्सेलरेशन दिया हुआ था, और एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देंगे, सेम उसी तरीके से a इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब आएगा। ठीक है, r की पावर n v की पावर m। आपको पता है जो ये अगर इक्वेशन उसी टाइम प्रूव होगी जब इसके मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जब इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड होगा तो उसके लिए हम इसकी डायमेंशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको डायमेंशंस में लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ जाएगी, lt माइनस 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट r आपके पास क्या है, रेडियस है, रेडियस का भी लेंथ की पावर क्या आ जाएगी n, और v आपके पास वेलोसिटी है तो l t माइनस 2 और 1 सॉरी, और पूरे की पावर क्या आ जाएगी m। जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कांस्टेंट l की पावर n और ये l की पावर m, और इसी तरह t की पावर माइनस m इज इक्वल टू l t माइनस 2। दोनों साइडों की डायमेंशंस को आप कंपेयर कर लें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक, तो ये हो जाएगी l की पावर 1 इज इक्वल टू l की पावर n प्लस m, t की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू t की पावर माइनस m। अब हमें पता है कि जब बेसिस सेम है और ये आपस में इक्वल है तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो माइनस m इज इक्वल टू माइनस 2 है, m आ जाएगा 2 के इक्वल, और इसी तरह l में हमारे पास m प्लस n इक्वल आ जाएगा 1 के, और n इक्वल आ जाएगा 1 माइनस m के। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 के, ये n की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। ठीक है, तो यही आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी कि आपके पास n की पावर माइनस 1 है और वैल्यू माइनस 1 है और m की वैल्यू आपके पास 2 है। यही वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें, ये आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट r की पावर n है तो n की वैल्यू माइनस 1 है, r की पावर माइनस 1 आ जाएगी, और v की वैल्यू पावर m है, m की वैल्यू हमारे पास 2, v की पावर आ जाएगी 2। तो इसका मतलब है r की जो पावर है, r पावर है हमारे पास
-1 और 20 जो पावर है वो है हमारे पास 2। यही आपने कैलकुलेट करनी थी। आई होप सो आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है वो कवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी वो जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा।